हेलो साथियों, फिजिक्स के यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय बलदेव सर में आपका स्वागत है। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं। ये अपने सारे के सारे क्वेश्चन पीछे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, भौतिक विज्ञान से संबंधित, यानी कि फिजिक्स के क्वेश्चन जहां पर कहीं पर भी आते हैं उन सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों का जो इम्पोर्टेंट कलेक्शन है वो यहाँ पर लेकर के आए हैं अपने। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल सके और आपको इस चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। तो अपने ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मांसपेशियों में दर्द के उपचार हेतु प्रयुक्त विकिरण है, यानी कि जैसे अपने पास मसल्स के अंदर दर्द होता है उसके उपचार के लिए कौन सी विकिरणों का अपने यूज करते हैं। अपने पास है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, पराबैंगनी और एक्स किरणें, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो अपने पास राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, वो होगा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को अपने क्या बोलते हैं हिंदी में, अवरक्त। अवरक्त जो किरणें हैं, अवरक्त किरणों का उपयोग अपने मांसपेशियों के अंदर दर्द के इलाज के लिए अपने किया जाता है। तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसी सीरीज में क्वेश्चन देखिए, वो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.4 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान कितना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अपने को गिवन क्या है, गिवन है अपने को कुल प्रतिरोध आर, और एक प्रतिरोध R1 2 किलो ओम दिया गया है, तो दूसरे का आपको मान ज्ञात करना है। किस तरीके से करेंगे, देखिए अपने पास R का जो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है अपने पास 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। अब अपने को गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है अपने को थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इस 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये फॉर्मूला है। इसमें से r अपने को गिवन है, R1 अपने को गिवन है, बस R2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसकी कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4.70 किलो ओम। ये अपने पास आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध किस तरीके से होता है। अर्धचालकों में क्या होता है, चालक, अर्धचालक और कुचालक। चालकों में सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्धचालक में कम होते हैं और कुचालक में होते ही नहीं है। तो अब देखिए यदि अपनी बात करते हैं चालक की, चालक का ताप बढ़ाते हैं तो पहले से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ताप बढ़ाने पर उनकी संख्या और बढ़ती है। इस कारण उनमें क्या होता है कि उनमें आपस में कोलिजन बढ़ने के कारण प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। परंतु अर्धचालक के अंदर क्या होता है, पहले से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, जैसे आप ताप बढ़ाओगे तो उनका जो अपने पास है चालकता है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो अगर चालकता बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा कि प्रतिरोध घटता है। अगर यही बात आपसे चालकों में पूछी जाए तो चालकों में प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ेगा। तो दोनों में ध्यान से देखना कि अपने से चालक पूछा है या अपने को अर्धचालक पूछा है। और चालकों में प्रतिरोध क्यों बढ़ता है उसका कारण भी आपको बता दिया कि पहले से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, अगर ताप बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बढ़ जाएगी, और उनकी जो अपनी डेंसिटी ज्यादा होने के कारण, कोलिजन ज्यादा होने के कारण उनका प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कई बार इसमें अपने जल्दबाजी में गलती कर सकते हैं। तो वो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष किसके मापा जाता है। देखिए अब जैसे इसमें नाम आता है वर्ष तो सारा समय पे टिक करते हैं। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, कई बार ये भी पूछा जाता है, यानी कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक। और कौन सी दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी की जो अपने पास होती है, एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका मात्रक है, दूरी का। याद रखना ये अपने पास एक वर्ष में तय की गई दूरी होता है प्रकाश वर्ष, इसलिए कभी आप इसको समय का मात्रक मत टिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, निम्न में से क्या चीज नहीं बदलती है? देखिए ये अपने पढ़ते हैं 10th क्लास के अंदर अपवर्तन के अंदर, या अपने पास 12th क्लास में, कि जब अपने पास प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। और विचलित होने का कारण क्या होता है कि जैसे माध्यमों का घनत्व यहाँ पे μ1 था, यहाँ पे अपने पास μ2 होता है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम का जो अपने पास है पदार्थ चेंज होने के कारण उसमें उसका वेग अलग अलग हो जाता है। अब वेग अलग अलग हो जाता है तो वो अपने पास क्या होता है, मूल दिशा से विचलित हो जाता है। अब आपसे देखना है कि यहाँ पर क्या पूछा गया है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है निम्नलिखित कौन सी चीज नहीं बदलती है? आपको नहीं वाला ऑप्शन बताना है। देखिए वेग अभी बदलेगा, आपको बता दिया। अगर वेग बदलेगा तो उस कण के अंदर जो वो तरंग गति कर रही है इस तरीके से, तो उसके वेग बदलेगा तो इनके बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, तो तरंग दैर्ध्य भी बदलेगा। और उसके बाद अपवर्तनांक, अपवर्तनांक तो अभी बात कर रहे थे, जब एक माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है तभी वो अपनी मूल दिशा से विचलित होती है, तो अपवर्तनांक भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आपसे पूछा क्या चीज नहीं बदलती है, तो वो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति हमेशा समान रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा इसका सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, आवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के समान होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, प्रकाश का वेग यही सबसे ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, सबसे ज्यादा श्यानता किसकी होती है? श्यानता का मतलब ये होता है कि जब द्रव की सतह गति करती है तो उनके बीच में प्रतिरोध किसमें ज्यादा है? जो अपने पास द्रव की सतहों के बीच में गति का विरोध करता है उस गुण को अपने क्या कहते हैं, उस गुण को अपने कहते हैं श्यानता। अब श्यानता देखियो जल, अब अपने को श्यानता चेक करनी तो अपने इनकी गति करवाते हैं, जिसकी गति सबसे ज्यादा होगी उसके अंदर प्रतिरोध क्या होगा, सबसे कम होगा, सतहों के बीच का विरोध सबसे कम होगा। तो अपने देखते हैं कि यदि जल, वायु, खून और शहद को एक साथ गति करवाई जाए तो सबसे कम गति किसकी होगी, शहद की। क्यों? क्योंकि उसकी सतहों के बीच में जो घर्षण बल है यानी कि श्यान बल है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए तो अपना आंसर हो जाएगा शहद। यहाँ पर श्यानता सबसे ज्यादा किसकी होगी, शहद। नेक्स्ट अपने पास दाब की इकाई है, दाब P बराबर होता है, जो अपने पास दाब का फॉर्मूला है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, P बराबर F अपॉन में A, P बराबर F अपॉन में A, P बराबर F अपॉन में A, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल। अब देखिए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, F बराबर ma होता है, तो न्यूटन बटा में मीटर स्क्वायर, एक तो ये मात्रक हो गया। इस तरीके का ऑप्शन में कुछ नहीं दे रखा है, तो अपने क्या करेंगे, तो अपने इसका मात्रक, बल का मात्रक क्या करते हैं, ma का मतलब किलोग्राम और a का मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर, और a का मतलब ये भी क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, क्या बचा, किलोग्राम बटा में मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम बटा में मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम बटा में सेंटीमीटर दिया गया है, अगर इसके साथ में सेकंड स्क्वायर होता या अपने पास सेकंड स्क्वायर को यूनिट मान करके चलते तो ही किलोग्राम बटा मीटर वाला आंसर सही मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया गया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि कौन सी होती है जिसमें अपने पास दिशा का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि जो सदिश योग नियमों का पालन नहीं करती, वो कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। अब इनमें से ऑप्शन देखिए, बल, बल अपने पास दिशा होती है, ये सदिश राशि है। वेग, वेग अपने पास विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है, तो इसमें भी दिशा होती है। त्वरण, त्वरण वेग में परिवर्तन की दिशा होती है, तो ये भी होगा। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल भी सदिश, क्षेत्रफल भी सदिश, लेकिन दाब सभी दिशाओं में समान होता है, इस कारण दाब को कौन सी राशि रखा गया है, अदिश राशि।
दाब अपने पास सभी दिशाओं में समान रूप से होता है, इसका मतलब इसके ऊपर दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दाब कौन सी राशि मानी गई है? अदिश राशि। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा नॉर्मल सा आपको ध्यान रखना है इन बातों में कि आपसे पूछा गया क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? यानी कि आपसे बताना क्या है? मात्रकहीन राशि बताना। प्रतिबल होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो इसका मात्रक होगा बल। बल का अपने पास न्यूटन होता ही है। दाब, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, तो इसका भी मात्रक होता है। विकृति, विकृति क्या होता है? जैसे अपने पास लंबाई में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक लंबाई, या आयतन में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक आयतन। तो ये चीज क्या बताती है? ये अपने पास प्रारंभिक स्थिति के साथ परिवर्तन की दर को बताती है, यानी कि प्रारंभिक स्थिति से कितना परिवर्तित हुआ, यानी कि वो एक अनुपात को बताती है। और वो एक अपने पास क्या होगा? दो समान राशियों का अनुपात होगा। जैसे लंबाई में परिवर्तन है, वो भी अपने किस में रखते हैं? मीटर में। और लंबाई भी किस में रखते हैं? मीटर में। तो मीटर बटा मीटर करोगे, लंबाई में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक लंबाई करोगे, तो ये क्या आएगी? विमाहीन और मात्रकहीन राशि आएगी। इसका अपना आंसर हो जाएगा विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायु में ध्वनि तरंग होती है, यानी कि जब ध्वनि तरंगे वायु में चलती है तो वो किस प्रकार की तरंगे बनती है? तो पहला अपने पास होते हैं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ क्या होता है? वे तरंगे जिनके कंपन उनकी तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य कौन सी होती है? वे तरंगे जिनके कंपन तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश होते हैं। तीसरी विद्युत चुंबकीय, जो अपने पास ईएम वेव होती है, जो तरंग संचरण की दिशा के दो लंबवत क्षेत्र उसके क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। और ध्रुवीकृत, यानी कि जो अपने पास पोलराइज्ड होती है। तो वायु तरंगे होती है, वायु क्या होती है? अपने पास संपीड़न और विदलन के रूप में आगे बढ़ती है, यानी कि इनके वाइब्रेशन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? कहीं पर तो अपने पास सघन हो जाएगा, जैसे यहाँ पर अपने पास सघन हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद विरल हो जाएगा, उसके बाद वापस क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने कह सकते हैं कि जो वायु में ध्वनि तरंगे होती है वो संपीड़न और विरलन के रूप में आगे रखती है। इनके जो कंपन है वो इस तरीके से है, इस तरीके का मतलब जो तरंग संचरण की दिशा है उसी के अनुदिश है। तो ये किस तरीके की तरंग हो जाएगी? अनुदैर्ध्य तरंग। इस तरीके की अनुदैर्ध्य का मतलब होता है उसके कंपन होता है वो तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश ही होते हैं। ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फारेनहाइट 50 डिग्री सेल्सियस का फारेनहाइट स्केल में कितना होगा? ये अपने पास फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में जो पैमाने का स्केल का संबंध है अपने उससे ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करते हैं? C/5 बराबर F-32/9, ये अपने को याद रखना है। और इससे जब अपने सॉल्व करते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा कितना? बी आंसर 122 फारेनहाइट। हाँ जी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सिर्फ आपको क्या करना है? इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या होगा? ये 9 है। C/5 इज इक्वल टू F-32/9। एक इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि फारेनहाइट और सेल्सियस कितने डिग्री के ऊपर बराबर होते हैं, तो वो भी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? हर्ट्ज यानी कि किसका मात्रक है? आवर्ती, आवर्ती हमेशा अपने पास आंसर पहला ही सही हो जाएगा। आवर्ती हर्ट्ज में नापी जाती है, यानी कि 1/सेकंड होती है। चक्रों की संख्या बटा में आवर्तकाल, इसको अपने पास या अपने लिखते हैं 1/T से। 1/T का मतलब होता है 1/समय, समय का इनवर्स, यानी कि इसका जो मात्रक मापा गया 1/सेकंड, या सेकंड इनवर्स को क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। और हर्ट्ज किसका मात्रक हो गया? आवर्ती का। बहुत सी बार अपने पास इसका यूज करते हैं, तो याद रखना अपने को डायरेक्ट आवर्ती का मात्रक क्या होगा? हर्ट्ज। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? देखिए, विद्युत धारा यानी कि करंट, अपने पास पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से अपने वोल्टेज नापते हैं, यानी कि विभवांतर नापते हैं। और अपने पास नेक्स्ट वोल्टामीटर और पोटेंशियोमीटर, इन सभी से विभव नापते हैं। तो ऑप्शन में अपने पास सेकंड ऑप्शन है एमीटर। एमीटर का मतलब होता है
ये एमीटर होगा ऑप्शन में। एमीटर से अपने पास जिसको ए से करंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मात्रक क्या हो गया, एम्पियर, और इसी से अपने किसको मापते हैं, करंट को। विद्युत धारा होगी वो किससे मापी जाती है, एमीटर से। वोल्टमीटर से वोल्टेज मापेंगे और पोटेंशियोमीटर से भी वोल्टेज। नेक्स्ट अपने पास विद्युत शक्ति की इकाई है, यानी कि पावर का अपने पास इकाई पूछा गया है, यूनिट पूछा गया। एम्पियर किसका यूनिट होता है, धारा का, तो ये भी नहीं होगा। और वोल्ट, वोल्ट किसका यूनिट होता है, विभवांतर का, तो ये भी नहीं होगा। कूलाम किसका यूनिट होता है, आवेश का। वाट, वाट क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है, तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा, शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट। वाट राइट आंसर है। इसके आगे के ऑप्शन अपने को देखने की जरूरत है नहीं, आंसर अपने को मिल गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, 40 डिग्री सेल्सियस का फारेनहाइट स्केल में आंसर कितना आएगा। आपको अभी ऑप्शन में क्वेश्चन में बताया था, फॉर्मूला अपने पास कौन सा है, फॉर्मूला अपने पास है C/5, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 बटा में 9। अब आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है, सी की जगह आपको मान दिया गया है 40, तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 8, 8 नहीं 72 और 32 कितना आ जाएगा, 104 डिग्री। तो अपने पास फारेनहाइट, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इजी है। आपको बता दिया कि सी की जगह आपको मान कितना रखना है, 40, 40 बटा 5 करोगे कितना आएगा, 8, 8 को 9 से गुणा करोगे कितने हो गए, 72, 72, 72 में 32 जोड़ोगे कितने हो गए, 104। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा 104। तो आज की क्लास में अपने इतने क्वेश्चन करते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूलों का ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में अपने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।